हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं मॉक टेस्ट नंबर 5 आज लेके आया हूँ। तो आज अपने मॉक टेस्ट 5 करेंगे। तो आपने 4 टेस्ट लगाए होंगे पीछे। तो आपने सभी टेस्ट में देखा होगा, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होगी और आपका तैयारी में भी कुछ फर्क पड़ा होगा जरूर, है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हुआ होगा। तो ऐसे ही टेस्ट लगाते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाते रहिए और एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन मिलेगा जो आपने यहाँ टेस्ट से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रही। और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपने पेपर की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए अनुपात बी क्या दे दिया, 5a + 3b निकालना है। ए अनुपात बी दे दिया ना, 2:3, ये निकालना है आपको। अब देखो बच्चों, ये ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको जो भी वैल्यू दी होती है वही अपने को रखनी होती है। जैसे 5a + 3b अपॉन क्या है, 6a + 5b है। यहाँ से आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। कैसे, इसको आप 2x 3x मानोगे तो कट जानी है वापिस, है ना। यहाँ से तो 5a की जगह क्या रखोगे, 2 रख दो डायरेक्ट। b का मान कितना है, 3 है तो 3 रख दो। यहाँ पे 6 × a का मान 2 है, 5 × b का मान 3 है। बस अब इसको सोल्व करो। 5 दूआ 10, 10 और 9 19, 6 दूनी 12, 12 और 15, 12 और 15 27 हो गया, है ना। 19/27, इसका मतलब 19 अनुपात क्या आ गया, 27 आ गया। ओके, तो ये ए नंबर इसका आंसर हो गया। तो आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन का अंतर निकालें। देखो, आपको इसमें एक ट्रिक ध्यान रखनी है। जब भी आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन देखनी है तो आप डायरेक्ट इसमें या तो डिवाइड कर लो। देखो 2/3 है, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। 3/4 ये 0.75 आएगा। 4/5 0.80 आएगा, 80 आएगा। और 5/6 1/6 कितना होता है, 16.66, है ना। तो 16 5 80 83 के लगभग आए, 0.83 आएगा लगभग। तो वैसे देख सकते हो। लेकिन आप क्या करो, इनका डिफरेंस देखा करो। कितना है इनका डिफरेंस, 1। इसका डिफरेंस भी कितना है, 1। इसका डिफरेंस 1। इसका डिफरेंस कितना है, 1। देखो सभी में डिफरेंस 1 1 बराबर है। तो अब आप ऐसे किया करो, 2 ये डिफरेंस नीचे लिख लिया करो, 3 डिफरेंस नीचे, 4 डिफरेंस नीचे, 5 डिफरेंस नीचे। क्या आपको ये पूछे कि 2 3 या 5 इनमें से बड़ा कौन है, तो आप बता सकते हो क्योंकि इनके नीचे देखो 1 1 है, हर समान है। आप कहोगे सर सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। तो इसी प्रकार इनमें देखो सेम है। अगर ना लगाऊं 1 1 नीचे तो कोई जरूरी है क्या, तो डिफरेंस सेम है। तो आप इनमें सीधा देख लिया करो कौन सी बड़ी होगी। सबसे बड़ा ये है, देखो 5, तो इसका मतलब ये बिन सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, ये बिन होगी। ओके, अब इसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन में अंतर। तो 5/6 और 2/3 है, इनमें अंतर निकाल दो ऐसे। तो 3 5 15, 6 दूनी 12, बटे में 6 तिया 18। ऐसे ही करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऊपर आ गया बच्चों 3, नीचे आ गया कितना 18, तो 1/, कितना आ गया 6। तो ये आ गया आपका सी नंबर इसका आंसर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जैसे मान लो एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी सी डी और ई मान लो 5 संख्या होगी ना। 5 1 2 3 4 5 होगी। या आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मान सकते हो, जो मर्जी मान लो आप, है ना, आपकी सुविधा के अनुसार मान सकते हो। ये कहता है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। देखो पहली 4 संख्याओं का औसत का मतलब क्या हुआ, सभी संख्याओं का योग। 4 संख्या जोड़ दी पहली, ये रही पहली 4 संख्या। इनका एवरेज कितना है, एवरेज ई है। कितनी संख्या है, 4। अगर एवरेज ई मान ले अपनी, 5वीं संख्या ई है ना, तो ये कहता है जितनी 5वीं संख्या है ना, 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो 5वीं संख्या है जितनी ई है, ई मान लिया एवरेज, उतना ही एवरेज बताया इसने, है ना। पहले 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। आपने इसका एवरेज संख्या ई है ना 5वीं, इसका एवरेज ई है तो ई मान लो संख्या, है ना। 5वीं संख्या का 3 गुना है तो एवरेज कितना हो जाएगा चारों का, 3 गुना कर दो
देखो ये संख्या थी, इसका 3 गुना कर दिया, ये आ गया एवरेज किसका, पहली 4 संख्याओं का। तो देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कितनी संख्या है 4, 1 2 3 4, तो ये बन गया एवरेज। कितना एवरेज है 3 इंटू ए मतलब 3 है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर गुणा हो जाएगी तो 4 3 12 ई आ गई। ओके, अब देखो बोलता है यदि सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो अब 5 संख्याओं का मतलब क्या हुआ, 4 संख्याएं ये रही, आप इनको जोड़ोगे ना, राशियों का योग बटे क्या आएगा संख्या, है ना, ये होता है एवरेज। तो एवरेज ऐसे कैसे करोगे, योग कितना है a प्लस बी प्लस सी, 4 संख्या तो ये रही 12 ई है इनका योग तो टोटल, और एक ई है तो ई जोड़ दो इसमें संख्या, 5वीं संख्या, बटे में कितनी होगी संख्या, अब 4 ये रही और एक ये रही। देखो ये 4 संख्याओं का है, 1 2 3 4 का, तो 4 संख्या यहाँ पर है और एक ये होगी तो 5 होगी। इसका औसत कितना है 85.8। अब यहाँ से 12 ई और एक ई कितना हो गया 13 ई हो गया। आपको निकालना है 5 का इधर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, कितना आएगा 5 8 40, 5 5 25 और 4 29, 2 40 और 2 42, तो 429 आ गया। ओके, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 3 39, 13 3 39, तो 33 आ गई। आपको क्या पूछे इसने, 5वीं संख्या ज्ञात करो, तो 5वीं संख्या ई है तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 33, तो ये इसका आंसर हो गया बी। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर हुई, तो वस्तु पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो दोस्तों इसके दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, कैसे, एक तो होता है रेशियो मेथड से इसका एस बी इक्वल कर लेंगे, और एक होता है अपने डायरेक्ट, जैसे मान लो दो वस्तु है, पहली वस्तु ए है और दूसरी वस्तु कितनी है बी है ना, एक ए है और एक बी है, इसका क्रय मूल्य ए मान लो, ए पहली वस्तु का सीपी कितना है ए मान लिया क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना मान लिया बी मान लिया ठीक है। अगर इसका क्रय मूल्य ए है तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो पहली वस्तु पर 16% लाभ हुआ है तो ये 16% निकाल दिया आपने, ये आ गया एसपी विक्रय मूल्य पहली वस्तु का। ये कहता है दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, तो बी का कितना हो जाएगा 12% हानि का मतलब 88%, तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये है, ये कहता है दोनों बराबर है, तो ए और बी का यहाँ से रेशियो बन जाएगा कितना, ये 88 और ये 116, देखो प्रतिशत आएगा यहाँ पर, है ना, ये प्रतिशत कट जाएगा ना आपस में, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 22 आएगा और ये 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 29 आएगा। अब देखो दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, देखो कितना है क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 22 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य 29 रुपये इसका है, तो इसने पूछा है कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। अब यहां से वापिस आपको क्या निकालना पड़ेगा, वही चीज, क्या विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना, इसमें भी आप कर सकते हो यहाँ से भी, लेकिन अगर यहाँ पर ये दिया होता कि दोनों का कुल क्रय मूल्य इतना है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ के उसके बराबर रख देते और अपने वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हो आप, एक सीपी और एक क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। पहली वस्तु ए थी, इस पर 16% का लाभ हुआ, कितना 16%, तो 16% को बच्चों क्या लिख सकते हैं 16/100, 4 से 4 चौके 16, 4 से कटा 25, तो 4/25 आ गया। देखो लाभ हुआ है, इसका मतलब 25 रुपये की चीज को आपने 4 रुपये लाभ पर बेचा, तो 29 रुपये में बेचा है। दूसरी वस्तु बी है, इस पर क्या हुआ है 12% की हानि हुई है, तो 12/100, 4 तिये 12, 4 से काटा 25, तो हानि हुई है 3/25 आया है, तो 25 की चीज कितने में बेची होगी आपने, कितने बेची होगी 22 में बेची होगी, समझ में आई क्या बात है, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से ये कहता है इसका विक्रय मूल्य बराबर है, देखो 5100, प्रत्येक को 5104 रुपये में बेचा जाता है, देखो प्रत्येक को 5104 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब दोनों वस्तु सेम रेट पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया बराबर। तो आप क्या किया करो, यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर कर लो, कैसे करेंगे, जो नीचे वाले का विक्रय मूल्य ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाला विक्रय मूल्य नीचे गुणा कर दो, देखो बराबर हो जाएगा। ओके, तो 22 को 25 से गुणा करो, ये पूरे रेशियो में गुणा होता है, ये रेशियो है ना, यहाँ से तो 22 दूना 44 और 22 5 110, 22 को 25 से किया तो कितना आ गया 550, तो इसका आ गया सीपी 550। इसको करेंगे तो कितना आएगा 22 दूना 44, 22 में 198, ये आ गया, और ये कितना आ गया 4 5 और 1 6, तो 638 आ गया।
तो ये भी कितना आएगा 638, क्योंकि दोनों सेम है ना, ये देखो गुणा करेंगे सेम आएगा। ओके, और 25 को 29 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुना 50, 25 नीमा 225, तो ये आ गया बच्चों 725। ओके, आपको देखो इससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज आपको बस ये बताने के लिए दी थी कि ये विक्रय मूल्य समान है। आपको जो निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है टोटल पर, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, 7 और ये कितना हो गया 1275। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 और 6 1238 गुना 76। देखो 1275 की चीज को 1276 में बेच रहे हो तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 का। कितने पर, 1275 पर। 100 पर निकालना आपको, लाभ प्रतिशत निकालना है ना, ये लाभ परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। यहां से इसको काटा पिट्टी में जाएंगे तो आपका आएगा 0.08%। ये 07 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 के लगभग, तो इसको अपने लगभग में मान सकते हैं 0.08। क्यों, देखो यहाँ पर ऑप्शन देखे सारे, ये सबसे नजदीक यही ऑप्शन आएगा, 0.07 है तो ये इसके नजदीक ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसका तरीका करना है, इसमें आपको इसका कोई भी काम नहीं है। अगर इसको यूज करके करोगे तो इससे भी लंबा पड़ जाएगा। बाकी ये चीज आपको इसको सेम बनाना है और इसको जोड़ना है बस। ओके, यहां से ये क्रय मूल्य इतने में खरीदी है दोनों वस्तु, इतने में बेची है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर, टोटल क्रय मूल्य नीचे आ गया, गुणा में 100% आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। एक स्कूल में 640 विद्यार्थी है टोटल, उसमें से कुछ बॉयज है और कुछ क्या है, गर्ल्स है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखो 5:3 दिए, इसका मतलब टोटल कितना है 8। 8 की वैल्यू कितनी 640, 8 की वैल्यू 640, तो 1 की वैल्यू आ गई 80, 8 5 40, तो ये हो गया 400, 8 3 24, तो ये हो गया 240। ये चीजें आपको आती होगी इतनी। अब ये कहता है क्या 30 लड़कियां आ गई, तो 30 लड़कियां आपने जोड़ दी। ठीक है, 30 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाती है, तो कितने और नए लड़कों को शामिल किया जाए जिससे अनुपात क्या हो जाए बच्चों, तो नए लड़के आपको जोड़ने हैं। तो अनुपात ये देखो 400 + x हो गया है ना, टोटल लड़के, और यहां से ये लड़कियां कितनी होगी 270 होगी। ये कहता है कि लड़कियां जोड़ दी और लड़के जोड़ने हैं कुछ, तो इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 14:9 होना चाहिए। तो इनकी 14 और ये 9। यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, 9 की वैल्यू कितनी है 270, तो कितने गुना होगी 30 गुना, तो इसको भी 30 गुना कर दो, कितना आएगा 14 3 42, तो मतलब 420 के इक्वल आएगा। देखो 400 में क्या जोड़े कि 420 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 20 जोड़ेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ए नंबर आंसर आ जाएगा इसका। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM, सॉरी ठीक है, यहाँ पे क्या है LCM, 8 और 160 है। तो HCF कितना है बच्चों 8 और LCM कितना है 160 है। देखो आपको संख्या माननी हो, HCF दिया हो, संख्या माननी हो, दो संख्या है ना, ये देखो दो संख्या है। ओके, तो यहां से एक संख्या 8x हो सकती है और दूसरी संख्या 8y हो सकती है। हो सकती है कैसे, बोलो। अरे जब भी HCF का मतलब होता है जो भी संख्याएं होती है उसमें इस HCF का दोनों में भाग जाता है। देखो संख्या ये मानिए, तो इसमें 8 का भाग देंगे, जाएगा ना, पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। दो संख्याओं का HCF यहां से देखो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और LCM इनका कितना आ रहा है 160। तो इसमें से LCM देखो कितना आएगा, तो 8 × x × y आएगा। LCM निकालना आता है ना, 8 × x है और दूसरी संख्या कितनी है 8 × y है, तो जो भी कॉमन होता है वो आ जाता है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी इसके साथ गुणा हो जाता है, तो ये LCM होता है। ओके, तो ये कितना है 160 है, तो यहाँ से x × y आ गया बच्चों कितना 20 8 160, ये 8 डिवाइड में जाएगा तो 20 आ गया। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू लेनी है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आप 10 1 ले सकते हो कि नहीं, 10 × 2 ले सकते हो गई ना, 10 2 20। ठीक है, उसके बाद क्या ले सकते हो 5 4 ले सकते हो और 4 5 ले सकते हो, है ना। ये दोनों तो एक दूसरे की रिवर्स है, कैसे भी अपने ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगी। तो यहां से ये संख्या ले सकते हो क्या, आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आपने देखो x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं, मतलब x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें से एक के अलावा। लेकिन यहाँ तो देखो इनमें से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, आ गया ना, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये पेयर नहीं ले सकते। इन दोनों में से कुछ भी ले लो, आपका आ जाएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 5 ले ली, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 40 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 4 8 32, तो एक संख्या आ गई 8x और एक आ गई 8y, तो 4
एक्स की वैल्यू 5 लिया, मान लो ये ले लिए, छोड़ दो एक बार, तो कितनी आ जाएगी 40, ये आ गई 32। ओके, तो 40 और 32 आपका आ गया है। पूछा है योग, तो योग कितना हो जाएगा, 40 और 32 को जोड़ दो तो 72 इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जब किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ा जाए, देखो ये होती है भिन्न a अपॉन b, मान लो ठीक, कुछ भी मान लो, x अपॉन y मान लो जी। ये कहता है प्रत्येक में एक जोड़ा जाए अंश और हर में, तो आपने क्या किया, अंश में जोड़ दिया एक और हर में भी जोड़ दिया एक, तो इनका जो भिन्न है वो 2/3 हो जाती है, जोड़ने से होगी, ये एक इक्वेशन बनेगी। तो इसको इक्वेशन बनाएंगे तो इसको हल करो, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस का 3, ये इधर गुणा हो गया, ये इधर करो 2b प्लस का 2, यहाँ से इधर लेके आओ 3a माइनस का 2b इक्वल टू में आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये एक इक्वेशन बनेगी, है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है, यदि इसके अंश और हर में से प्रत्येक में से क्या किया इसने, एक घटाया जाए, तो a-1 अपॉन का b-1, देखो एक एक घटाती है दोनों से, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2a माइनस का 2 इक्वल टू में एक का इसके साथ करेंगे तो b-1 ही आ जाएगा, तो 2a माइनस का b इक्वल टू में हो जाएगा बच्चों 1, क्यों, ये 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो ये होगी समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करना है, कैसे हल करते हैं अपने, 3a माइनस का 2b इक्वल टू में -1 और 2a माइनस का b इक्वल टू में 1। देखो दोस्तों, यहाँ से समीकरण हल करने के लिए इक्वेशन आपको क्या करना होता है, दो वेरिएबल है a और b, है ना, आपको एक को इक्वल कर लेना है। कैसे इक्वल करोगे, चाहिए a को कर लो, चाहिए b को कर लो, है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या इसके साथ में 2 का गुणा कर दूं तो 2b के बराबर हो जाएगा क्या, तो 2 से कर दिया, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, मतलब पूरे में गुणा होगा, फिर एक में नहीं होगा। तो यहाँ से देखो इसको प्लस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा पूरा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस, प्लस के 2 और माइनस के 2 कट गया ना, 0 हो जाएगा, है ना, +2 -2 हो गया, प्लस का 2b और माइनस का 2b 0 हो गया। ये कितना आएगा, माइनस का 4a और प्लस का 3a, तो माइनस का a बच गया, ये माइनस का 2 और माइनस का 1, तो टोटल हो गया माइनस का 3, समझ गए ना। तो यहां से माइनस माइनस कट गया, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 3, कितनी आ गई 3। अब ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, चाहिए इसमें रखो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें रख दिया तो 3 दूआ 6 माइनस का b इक्वल टू में 1, तो b इधर लेके जाओ, ये इधर ले आओ, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपको क्या पूछा है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न क्या थी, a/b, a की वैल्यू कितनी आई है 3, b की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल जो बेसिक लेवल होता है वैसे ही मैंने करवा दिया, आपको कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ना हो। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलता है तो कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये कैसा है आपको समझाता हूँ। ये मान लो होम है इसका और ये इसका क्या है, ऑफिस है। तो बताओ क्या ये घर से कार्यालय जा रहा है, तो क्या इसकी जो ये डिस्टेंस है ये सेम रहेगी क्या। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब बताओ स्पीड अगर ये डिस्टेंस इसकी क्या है, ये कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो ये दोनों है, इसका रेशियो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं हो जाएगा क्या, इसके डिवाइड में जाएगा तो, है ना, ये तो कांस्टेंट होगी ना। तो इसका देखो अगर टाइम का रेशियो होगा तो इसका उल्टा क्या होगा, स्पीड का रेशियो, और स्पीड का रेशियो होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। कब होगा, जब ये इसकी डिस्टेंस इक्वल हो। ये देखो इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, जैसे घर से वो स्कूल गया कोई लड़का या घर से ऑफिस गया, तो आपको पता है दूरी क्या रहनी है, सेम रहनी है, उसमें दूरी सेम हो जाए। आप ये लिख लिया करो दोस्त, d बराबर st, यहाँ से पता चल जाएगा क्या सेम है, टाइम सेम है तो टाइम को सेम कर दो, तो यहाँ से इनका रेशियो आ जाएगा d बराबर s हो जाएगा, मतलब जो दूरी का रेशियो होगा वही किसका होगा, स्पीड का। अगर आपकी स्पीड इक्वल है दोनों की तो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका होगा, टाइम का। अगर दूरी सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, इनका अनुपात क्या होगा, गुणा में है ना, तो ये इसकी डिवाइड में आएगा t, तो ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो यहां से देखो किसका अनुपात दिया है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति, मान लो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी, नॉर्मल स्पीड, और ये होगी ओल्ड स्पीड मान लो इसको, और एक न्यू स्पीड मान लो। ओल्ड जो 3/4 थी, देखो ये क्या बोलता है, अपनी सामान्य गति के किससे तुलना हो रही है, सामान्य गति,
तो सामान्य गति कितनी मानेंगे, नीचे वाली मानते हैं अपने, जिससे तुलना हो रही। देखो के आ गया, का आ गया, से आ गया ना, तुलना वाली चीजें। तो 4 थी अगर ओल्ड पहले स्पीड इसकी, तो अब कितनी होगी ये इसने, सामान्य चाल के 3/4 से, देखो 4 का 3/4 आ गया ना, ये देखो 3 आ गया, इतना चलता है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो उल्टा हो जाएगा रेशियो, हो गया ना, 4 3 है तो 3 4 हो जाएगा। तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो कितनी मिनट देरी है यहाँ पे, एक, देखो एक पार्ट अधिक लग रहा है ना, पहले 3 मिनट लग रही थी मान लो, तो अब 4 लग रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी है रेशियो में, 18 मिनट के इक्वल है। इसने पूछा है तो सामान्य समय क्या था जो नॉर्मल, तो एक की वैल्यू 18 तो 3 की वैल्यू 54, तो 54 मिनट में ये पहुंचता था, ये चीज निकालनी थी। 54 इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा जाता है। देखो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। एक वस्तु को अपने हमेशा 100% मानना है, क्या मानना है, 100% क्रय मूल्य। 100% 10% कम मूल्य पर बेचा जाता है। अगर 100 की खरीद के 10% कम पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 90% में। ये देखो एसपी आ गया। ये कहता है यदि इसे 333 रुपये अधिक में बेचा होता, अब देखो आपने तो 90% में बेचा है, लेकिन 333 रुपये अधिक में बेचा होता, आप इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये परसेंटेज वैल्यू है और ये क्या है, रुपये है। तो ये कहता है 20% का लाभ होता, तो 100% की चीज होती तो इसको कितने की बेचता, 20% का लाभ मतलब 120 में बेचता, है ना। तो यहां से देखो कितना डिफरेंस आया, रुपये में तो 333 है और परसेंटेज में कितना आया है, 90 से 120, मतलब 30% हो गया डिफरेंस। तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई है, 333 रुपये। आपको क्या पूछे, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें बच्चों। आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, ये देखो पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है। ये तो ओल्ड वाला है ना, पहली वाली चीजें है ना। ये देखो क्रय मूल्य तो सेम ही है, उसी चीज को देख रहा है कि अगर 10% हानि पर बेचूं और 20% लाभ पर बेचूं तो मेरे को क्या फर्क पड़ सकता है, तुलना कर रहा है चीजों की, है ना, एक ही चीज को। तो ये 90% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे क्या करोगे, इसका 3 गुना कर दिए, देखो इसका भी 3 गुना कर दो तो 99 हो जाएगा, 999 हो गया। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, अब देखो ये हो गया इसका बेसिक, और ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इसे ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई चीज आपने क्या किया, क्रय मूल्य था, इससे मान लो ये 100% था, इसको आपने क्या किया 10% हानि पर बेचा, तो इसको बेचा आपने 90% पर। ये कहता है 333 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, आपने बेचा तो लाभ हो रहा है इधर वाली साइड 20% का, इधर वाली साइड क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 120% हो गया। आप ये देखो एक लाभ और एक हानि होती है, एक साइड इधर नेगेटिव ले लिया करो, इधर पॉजिटिव ले लिया करो। लाभ हो रहा है तो इनका डिफरेंस करना है, आप बोलोगे से डिफरेंस करेंगे तो 20 में से 10 गया 10 ही आएगा, लेकिन नहीं बच्चों, है ना। डिफरेंस कैसे, 20 और 10, पॉजिटिव 10 है ना दोनों, तब डिफरेंस 10 आता है। लेकिन यहाँ देखो 20% है और ये क्या है, माइनस का 10% है ना, इसका डिफरेंस करना है। तो देखो 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 30%। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 30%, 20 और 10, 30% की वैल्यू है 333, तो 90% की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको एक प्रॉफिट और एक लॉस होता है तो इनको जोड़ दिया करो, एक लॉस एक प्रॉफिट होता है तो जोड़ दिया करो, है ना, इनको जोड़ना है, ऐड करना है। जब भी क्या हो, लॉस लॉस हो और प्रॉफिट प्रॉफिट हो, तो इनको क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो। समझ में आ गई क्या बात, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने चलते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल होता है, इसमें क्या करना होता है, आपके सामने यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, आपको देखना होता है यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 और 2 5, मतलब 2। ऊपर भी आपको 2 बनाना है, ऊपर भी आपको हमेशा यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। इसका मतलब जितना नीचे डिफरेंस है ना उतना ही यहाँ संख्या होनी चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, आप बोलोगे सर अपने ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं, ये देखो पूरे में, है ना। तो ये नीचे वाला 2 तो यहाँ रख लो, ऊपर वाला 2 यहाँ रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक देखो चीजें बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिक ये चीज बन जाएगी 1/5 × 7, सॉरी ये 2 हो गया, प्लस 1/7 इंटू क्या हो गया, 9 हो गया, है ना, प्लस डैश डैश करके ये भी आएगा, प्लस का 2 13 × 15 आ गया। अब देखो इसको अपने क्या करेंगे, ये तो बार पड़ा है, पड़ा रहने दो। अब इसको करेंगे ना 1/3 माइनस 1/5 करके देखो, तो इसका आंसर यही आएगा वापस। देखो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गया 2/15, तो 2/15 बन रहा है ना, ये देखो।
इसी प्रकार इसको करेंगे तो 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 1/7 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस इसको हल करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 2 था, तो यही चीजें वापस बढ़ती जाएगी पूरी की पूरी, इसलिए 2 का गुणा किया है। यहाँ भी डैश डैश करके यहाँ आएगा तो क्या आएगा 1/13 माइनस 1/15। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे 1/5 माइनस का 1/5 प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कटता जाएगा, ये बचेगा पीछे देखो, और इधर क्या बचेगा ये बचेगा, तो 1/2 1/3 माइनस का 1/15 बचेगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 15 एकम 15 माइनस 3 एकम 3 बटे में क्या आएगा 3 × 15 45 है ना, और नीचे कितना है 1 सेकंड बच्चों 1/2 तो बाहर ही था ना, तो यहाँ से आ गया 15 माइनस का 3 बटे में आ गया 45, तो ये आ गया 12/2 × 45, 2 छिके 12 3 2 6 और 3 से काटा तो 15, तो 2/15 आ गया। इसका मतलब ये आंसर आ गया डी, देखो है ना। अब देखो आपको इतना लंबा नहीं करना, इसको क्या करना है बच्चों, इसको ये करना है 1/3 × 5 1/5 × 7 1/7 × 9 डैश डैश करके 1/13 × 15 है। आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार की सीरीज देखिए आपको डिफरेंस देखना है कितने हैं, 2 का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है 1 डिफरेंस अंतर है ना, यहाँ पे आएगा 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट। अब देखो कैसे, यहाँ पे 1 डिफरेंस कितने हैं 2 का चल रहा है 2 आ गया, यहाँ पे 1 फर्स्ट का मतलब ये पहले वाला 1/3 लिख दो, 1 लास्ट का मतलब ये 1/15 वाला ये लिख दो, है ना। इसको सोल्व कर दो, ये देखो डायरेक्ट पीछे वाले पद से रिलेट करो, क्या ये पद नहीं आ गया क्या, ये देखो डायरेक्ट यहाँ से इतने स्टेप बच गए आपके सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसका आंसर आ गया है 2/15। अब ये कर लोगे ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बोलते हैं लंगड़ा बिन लंगड़ा बिन का क्वेश्चन है, ये किसका है लंगड़ा बिन का क्वेश्चन है। देखो अब इसको कैसे करना होता है, ये अलग अलग देखो 2 सही 2 + 1/4, इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, ये देखो नीचे वाली चीज है इस पूरी को, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 आएगा। अगर मैं ये लिख दूं 1/9/4, आप कहोगे सर ये संख्या पलट जाएगी, तो 4/9 हो जाएगा ना। इसी प्रकार इसको अपने को चेंज करना है, लेकिन इसके लिए अपने क्या लगाएंगे, एक तरीका लगाएंगे, कैसा, यहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है, यहां देखो ये 1/4 है ना, यहां से देखना है आपको लिखना है, तो यहां लिखना है सबसे पहले 1 फिर 4, 1 लिख दिया ये और 4 लिख दिया ये, 1/4 है तो पहले 1 4 आएगा, आप पहले 1 बोल रहे हो ना, तो 1 आ गया पहले और 4 बाद में आ रहा है। अब क्या करना है, ये 2 है फिर 1 है फिर 3 है, यहां लिख दो इसके ऊपर, यहां से स्टार्ट कर दो इसको छोड़ के, 2 प्लस का फिर कितना है प्लस का 1 फिर प्लस का 3, ये लिख दो, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को गुणा करना है, 4 दूनी 8 और प्लस ये कर दो 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये यहां लिख दो, कहां लिख दो 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये लिख दो यहां। अब इसका गुणा करना है इसके साथ ऊपर वाले के साथ, तो 9 एकम 9 और 4 13, ये जोड़ना है, इसमें ये जोड़ा था 9 और 4 13, ये आ गया यहाँ, फिर 13 3 39 और 9 कितना हो जाएगा 48, ये यहाँ आ गया। अब आप बोलो सर ये कैसे पता चलेगा कि आगे चलेगा कि नहीं, तो यहाँ तक ही था, यहाँ गुणा ही नहीं है, तो यहाँ तक आंसर आएगा अपना, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। इतनी बात समझ में आई है क्या, देखो यहाँ से आप करोगे 4 दूनी 8 और 1 9/4, तो ये बनेगा 1 + 4/9 बनेगा, इसको हल करने के बाद फिर 9 एकम 9 और 4 13/4 13/9 सॉरी, तो यहाँ से बनेगा 3 + 1 क्या बनेगा 13/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 13 3 39 और 9 48 कितना बनेगा 13। और यहाँ से भी देखो क्या आ रहा है, ये 48 आ गया, 48 और पीछे वाली संख्या यहाँ नीचे लिख दो, ये आ गया आंसर इसका। समझ में आई ना दोस्तों बात, ठीक है, इसी प्रकार करना होता है। एक बार और बताऊं, आपको क्या करना है दोस्तों, आपने लिखना है ये 1/4 है तो पहले लिखा 1 फिर लिखा 4, फिर आपको क्या करना है ये 2 फिर 1 फिर 3 है, इस ऑर्डर में लिखना है ऊपर की ओर के, तो यहाँ से 2 लिख दिया फिर 1 लिख दिया फिर लिख दिया 3, तो 4 दूनी 8
और ये जोड़ना है +1 9, तो यहाँ लिख दिया 9 एकम 9 और 4 जोड़ दिया इसमें, 9 और 4 13, 13 3 39 और ये 9 जोड़ दिया कितना आ गया 48, तो ये 48 और बटे में ये पीछे वाला अंक आ गया 13, तो ये आंसर हो गया इसका ए नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपने क्वेश्चन करके आपको मज़ा आया होगा। तो आपको एसएससी जीडी में जो ये पेपर करवा रहा हूँ आपको अच्छा मतलब पेपर करवाया है। आज का पेपर लेवल बढ़िया था, है ना। ये एक बुक है उसी के पेपर करवा रहा हूँ, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और उनका सोल्यूशन भी पता चल जाए भी कैसे करना होता है। तो कई बार अपने को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे काम नहीं आती। कई बार सवालों को तरीके से करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें आप जिस तरीके से करवा रहा हूँ मैं, आप करते जाइए। आपने अगर एक सवाल देखा होगा तो आपको पेपर में अगर वो आएगा तो आप उस सवाल को आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और इसी प्रकार आपके टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।